हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 का परमाणु का संरचना में पार्ट 1 वीडियो देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि सभी देखे होंगे और तभी इस पार्ट 2 वीडियो को देखने आए होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने परमाणु का संरचना के बेसिक लिया और साथ ही साथ जो सबसे पहला परमाणु संरचना जो मॉडल था जे थॉमसन का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में भी उसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वहां तक आपका प्रोटॉन धनात्मक जो केंद्र में होता है धनात्मक आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूमता है उसके बारे में आविष्कार हो गया था। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक कमी रह गई थी। रदरफोर्ड ने ये नहीं साबित कर सका था कि अगर कोई आवेशित कण दूसरे आवेशित कण के चारों तरफ घूमते हैं तो वो तो जाके नाभिक से टकरा जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, उन्होंने ये साबित नहीं कर पाया था। तो इसी कमी को आगे दूर करने के लिए हमारा एक वैज्ञानिक जो कि जिनका नाम है नील बोर, उन्होंने अपना एक परमाणु का मॉडल दिया जिसको हम लोग जानते हैं बोर का परमाणु मॉडल के नाम से। नील बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल के नाम से, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है। रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन था कि वो जो बताया कि जाके इलेक्ट्रॉन जब उसके राउंड घूमता रहता है पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन के, तो वो तो एनर्जी रेडिएट करेगा और जाके न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं होता है, उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया था। तो ये उनका लिमिटेशन रह गया था। तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, यानी कि एक एटॉमिक मॉडल दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि अगर जो हमारा केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। ये उनका एक अपना फिक्स्ड कक्ष होता है। उन्होंने क्या बताया कि उनका एक ये फिक्स्ड कक्ष होता है, वो अपने ही क्या बोलते हैं फिक्स्ड का, निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है। क्या, निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है। उनका एक अपना फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और वो उसी में अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो गोल गोल मैंने बताया ये है उनका कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। इसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो हमारा है, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि बीच में हमारा क्या रहता है, बीच में हमारा नाभिक रहता है, नाभिक, न्यूक्लियस। हाँ, और इस नाभिक में हमारा क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है। अब बोर ने क्या बोला, बोर ने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि चारों तरफ इस अक्ष के घूमते रहते हैं, उनका हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित कक्षा होता है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऊर्जा स्तर भी हम लोग बोलते हैं। उनका अपना निश्चित कक्ष होता है और उसी में वो अपना चक्कर लगाते रहते हैं। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि निश्चित कक्ष होता है तो मतलब कि उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है और वो फिक्स्ड है, वो जाके न्यूक्लियस के से क्यों नहीं टकराते। इसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जब इसका चक्कर लगाएंगे एक दूसरे चार्ज पार्टिकल का तो उसमें से एनर्जी रेडिएट नहीं होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना एनर्जी लॉस, ऊर्जा का क्षति नहीं करता है और वो जाके केंद्र से नहीं टकराता है, वो अपने निश्चित अक्ष में घूमता रहता है। ठीक है। और इस निश्चित अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा, विविक्त कक्षा। और इसे ऊर्जा स्तर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब इस ऊर्जा स्तरों को हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर है। तो इसको हम लोग 1 2 3 4 गिनती के हिसाब से भी दिखाते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो है उसको हम लोग या तो हम लोग K या 1 लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है उसे हम या तो L या 2 लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारा कक्ष है उसे या तो हम M या 3 लिख सकते हैं।
चौथा जो कक्ष है वो हमारा क्या लिखा जा सकता है, n या 4। समझे? तो यहाँ पे हम लोग विभिन्न ऊर्जा स्तरों को 1 2 3 4 गिनती के हिसाब से भी देख सकते हैं, या हम लोग अल्फाबेट में इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, IJ छोड़ दो K से स्टार्ट करते हैं, KLMN, ठीक है ना। तो ये जो ऊर्जा स्तर है ये हमारा हो सकता है KLMN या 1 2 3 4 जितने ऊर्जा स्तर उतना आगे हमारा बढ़ते रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा बोर का परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, यानी कि नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, विविक्ता कक्ष के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं, उनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, जिसके कारण वह जाके न्यूक्लियस से नहीं टकराते हैं, नाभिक से नहीं टकराते हैं, वो अपने निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर याद रखना, जो हमारा नाभिक के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाता है, ऊर्जा स्तर कहलाता है। उसका वो अपना क्या होता है, कक्ष होता है, जिसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और ये ऊर्जा स्तर हमारा किस चीज से दर्शाया जा सकता है, गिनती में 1 2 3 4 या KLMNO ऐसे आगे जाता जाएगा, ठीक है ना। KLMN इतना तक ही आपको बुक में है। इसके बाद हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल होने के बाद क्लास 9 में आपको न्यूट्रॉन के बारे में टॉपिक दिया है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। अब यह आविष्कार किसने किया, आप लोग पेज नंबर देख सकते हैं, कितने पेज नंबर में है, 56 में चैडविक ने। इसे मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखिए न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, चैडविक ने 1932 में। 1932 में चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज की। क्या की, एक अपरमाणु कण की खोज की। देखिए बोर के परमाणु संरचना के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई, है ना। केंद्र में सबसे पहला हम लोग का जे थॉमसन में जाना कि कोई केंद्र नहीं होता, चारों तरफ धनात्मक आवेश घूमते फैले रहते हैं, और उसी में बीच बीच में तरबूजे के बीज की तरह ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से जाना कि केंद्र में कुछ धनावेश और परमाणु कण है, जिसकी वजह से हमारा अल्फा किरण जो है वो टकरा के अपना मार्ग बदल ले रहा है ना। इसके जैसे उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। इसके बाद हमारा बोर ने बताया कि जो प्रोटॉन नाभिक जो होता है बीच में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि वो क्यों अपने ही अक्ष में घूमता रहता है। अगर कोई ऊर्जा मतलब कोई आवेशित कण है दूसरे आवेशित कण के चारों तरफ अपना चक्कर लगाएगी तो वो ऊर्जा का विकिरण करेगी और वो जाके नाभिक से टकरा जाएगी। उन्होंने यह नहीं बता पाया कि आखिर परमाणु की संरचना में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन घूमता है जाके नाभिक से नहीं टकराता है। तो वही बोर ने हमारा क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है और वह जाके केंद्र से किसी कारण नहीं टकराता है ना। उसके बाद बोर ने हमारे ऊर्जा स्तर के बारे में हमें जानकारी दी, जिसको हम लोग KLMN या 1 2 3 4 के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1932 में चैडविक ने, किसने, चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की खोज की। और ये न्यूट्रॉन जो है ये भी हमारा परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। जो परमाणु का नाभिक होता है वहां पे पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना। लेकिन एक चीज यहाँ बात याद रखना कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, इनके ऊपर कोई ऋणात्मक या धनात्मक आवेश नहीं होता है। क्या होता है, इसका आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो अपरमाणु कण है, ये जो एटम का पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसका कोई
आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होते हैं, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नहीं होता, ये एकदम न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूट्रॉन। अब देखिए हम लोग जो परमाणु का द्रव्यमान, क्या परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास की अगर बात करें, ये न्यूट्रॉन हो गया ना, यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूं। देखिए हमारा जो एटॉम है उसका भी एक थोड़ा बहुत मास होता है, जिसको हम लोग यूनिफाइड से लिखते हैं। किससे यूनिफाइड? यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। ये क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान। अब देखिए जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान, उसका एक मास होता है, और वो जो मास है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन, हाँ, और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आपको इलेक्ट्रॉन का वेट मास इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास यानी कि परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर मान लो ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O से दर्शाते हैं। अगर ऑक्सीजन का हम लोग परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो वो 8 है। तो अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात करें, यानी कि एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास कितना होगा? जैसे कि हमें मालूम है कि परमाणु संख्या 8 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 यानी कि प्रोटॉन की संख्या 8, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 कर देंगे। और प्रोटॉन की संख्या 8, तो ऑक्सीजन में भी हमारा जो न्यूक्लियस है वो 8 पाया जाता है। सर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन पाया जाता है वो 8 पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा द्रव्यमान इसका 16 यूनिफाइड होता है। पर बहुत सारे एटॉमिक, यहाँ देखिए, यहाँ 8 का डबल हो गया 16, लेकिन बहुत सारे ऐसे एटॉम हैं जिसका हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो डबल नहीं होता है। क्या होता है? डबल नहीं होता है। जैसे कि हमारा कार्बन का हमारा 2 मिलता है एटम, एक होता है C612 और एक होता है C614। यहाँ देखिए ये जो हमारा, सॉरी कंफ्यूज हो जाओगे, C6H12 C6H14, यहाँ देखो ये क्या है? ये एटॉमिक मास है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। देखिए ये कार्बन का 2 है, कार्बन का समस्थानिक 2 है, C6 जिसका द्रव्यमान हमारा 12 पाया जाता है, C6 जिसका द्रव्यमान हमारा 14 पाया जाता है। कार्बन का, कार्बन जो तत्व है उसके 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिसका परमाणु संख्या सेम होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, लास्ट में ये टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हम अगर कार्बन का एटॉमिक मास का बात करें तो परमाणु संख्या 6 यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 यानी कि प्रोटॉन की संख्या 6। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, तभी तो जाके हमारा जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल रहता है ना। तो अगर एटॉमिक मास की बात करें, लिख देता हूं मैं, तो प्रोटॉन की संख्या 6। अब अगर मैं ये 14 वाला लूं, ये तो ठीक है, 6 + 6 12, और प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 12 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, उसमें से मैं अगर प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दूं यानी कि 6, तो बच रहा है हमारा 8। अब ये 8 जो बच गया हमारा, इसका मान 6 ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? 8 आ गया, जिसकी वजह से 14 हो गया। तो ये 8 क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। तो हमारा किसी भी परमाणु में, मैं यही बताना चाहता था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो सकता है? किसी परमाणु में बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 है, बढ़ा है, प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो गया है। तो परमाणु न्यूट्रॉन हमारा किसी किसी परमाणु में ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा परमाणु द्रव्यमान हमेशा डबल नहीं रहता है। क्या? डबल नहीं रहता है। तो अब यही बताना चाहता था, इसे अब मैं मिटाता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं, मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारा जो ऊर्जा स्तर है, विभिन्न कक्षाएं हैं, उसमें कैसे कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यानी कि
विस्तृत रहते हैं, कैसे हमारा उसमें वितरित रहते हैं। तो देखिए हमें ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिल चुकी है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है कि नाभिक, उसके बाद ऊर्जा स्तर। ठीक है, टाइम कितना होगा? पूरा गोल तो गोल हुआ नहीं है, लेकिन समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है ना। अब हमें मालूम है कि जैसे ये ऊर्जा स्तर में मेरा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, अपने निश्चित कक्ष में घूमता रहता है। अब लेकिन निश्चित कक्ष में यहाँ पे हमारा जो अलग अलग ऊर्जा स्तर है, जैसे कि ये हमारा एल नहीं, के एल एम एन, और बोले तो एन, और बोले तो 1 2 3 4 है ना। अब ये 1 2 3 4 जो ये ऊर्जा स्तर है, इसमें जानते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। छोटा अगर मान लो एक गोल सा बैठने का जगह है, ठीक है, गोल सा, उस गोल अगर वह गोल छोटा होगा तो उसमें कम लोग बैठेंगे ना, और वही गोल अगर बड़ा कर दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह इस गोल में हमारा कम इलेक्ट्रॉन आता है, उससे बड़े वाले गोल में हमारा जो ऊर्जा स्तर है इसमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है। उससे भी बड़ा अगर हमारा जो कक्ष है उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है, उसमें भी बड़ा कक्ष है हमारा, उसमें उससे भी ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन किस अक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा ये हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र है। उसके लिए क्या है, एक सूत्र है, उस सूत्र को सबको लिख लीजिए, 2n स्क्वायर। क्या? 2n स्क्वायर, जहां n का मतलब होता है ऊर्जा स्तर की संख्या। ऊर्जा स्तर की संख्या, क्या? ऊर्जा स्तर की संख्या। मतलब कि अब मान लो 2n है, n स्क्वायर, अगर ऊर्जा स्तर की संख्या पहली है, ये है पहली है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि हमारा ऊर्जा स्तर, पहले ऊर्जा स्तर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसके बाद दूसरे अक्ष का निकाले तो 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8। दूसरे कक्ष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अट सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9, 9 2 का 18। तीसरे सेल में, तीसरे ऑर्बिट में हमारा 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन अटेंगे। अब चौथे की बात करें तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16, 16 टू जा 32। ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन तक अट सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मैक्सिमम लिमिट है 2 8 18 32, उससे कम रह सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है अपने अपने ऊर्जा स्तर में। किस ऊर्जा स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिए, 2n स्क्वायर, है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। क्या होता है इसमें? कंडीशन होता है। अब वो कंडीशन क्या है? वह कंडीशन है कि किसी भी परमाणु का अंतिम जो ऊर्जा स्तर होगा उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन अटेंगे। अंतिम स्तर,
अगर लास्ट ऊर्जा स्तर होगा तो उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक नहीं। अंतिम होगा तो उससे अगर अंतिम नहीं है तो उसमें जितना अटना है उतना अट सकते हैं, लेकिन वह अगर ऊर्जा स्तर अंतिम होगा तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, जिसको हम लोग अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। और उसी पे हमारा उस परमाणु, उस एटॉम का वैलेंसी, संयोजकता निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग 2-4 परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण देख के उसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे वितरित है, और समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसे मैं मिटाता हूं। तो जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको ऑक्सीजन ही देखते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन O, ठीक है ना? इसका परमाणु संख्या 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, प्रोटोनों की संख्या 8। प्रोटॉन हमारा नाभिक के अंदर, ऊर्जा स्तर 1, 2, क्योंकि हमारा 2, 8, 10 हो जाता है। इसका 8 ही है परमाणु संख्या, यानी कि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊर्जा स्तर में हो जाएगा, है ना? इसका 2 ही ऊर्जा स्तर में हो जाएगा। पहले वाले हमारे ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 भर देंगे, ठीक है? अब 8 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचा? 6। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम दूसरे वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 तक रख सकते हैं, पर अभी हमारा बचा कितना है? 6। तो हम लोग इसमें 6 रख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। पहला में 2, मतलब कि K में 2, L में 6, ये हो गया ऊर्जा स्तर। अगर अब हम लोग संयोजकता देखें, संयोजकता, तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी, वो क्या होगी? वैलेंसी देखिए, वैलेंसी हमारा इस अष्टक पे ही निर्भर करता है, मतलब कि अंतिम के 8 जिसमें अटते हैं उस पे ही निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो अंतिम ऊर्जा स्तर है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यह परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो जाके ये अपना अंतिम अक्ष में 2 पूरा करेगा, स्थिर होगा। क्या करना चाहता है? कभी भी कोई भी परमाणु अपने अंतिम अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब इस ऑक्सीजन को लास्ट में 6 है, चाहिए 2 8 पूरा करने के लिए, या पूरा 6 को हटा दे जाएगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन देगा। सोचो 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उससे अच्छा नहीं होगा कि 2 ले लेगा और 8 पूरा कर लेगा। तो ये 2 दूसरे परमाणु से ले लेगा, इसका मतलब कि इसका संयोजकता 2 हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है इसका संयोजकता? 2। ठीक इसी तरह अगर मैं दूसरे परमाणु की बात करूं तो आप ले लो अभी नियोन, ले लो नियोन, इसका परमाणु संख्या 10, यानी कि ऊर्जा स्तर 2 में हो जाएगा, है ना? ऊर्जा स्तर 2 में हो जाएगा। पहले में 2, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया, 8 बचा। अंतिम में कितना? 8 अट सकता है। दूसरे वाले में हम लोग निकाल चुके हैं फॉर्मूला से 8। अब देखो ये 2, ये अंतिम में 8, यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन कुछ बचा नहीं, 0 बचा। अब और हमें जरूरत नहीं है ऊर्जा स्तर का, क्योंकि पूरा भर गया और इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। तो इसको अंतिम में 8 पूरा करना पड़ रहा है, देखो तो घट बढ़ रहा है, नहीं, ये लास्ट में पूरा 8 हो ही गया, अष्टक में पूरा 8 हो गया, जिसकी वजह से इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है, या किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता नहीं है। ये पेट फुल अपना बिंदास, एक अकेला बिंदास हो गया, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। खा पी के टंच स्थिर, अब जाके सो गया, यानी कि ये क्या हो गया? स्थिर है, स्टेबल है। ये एक अक्रिया, मतलब ये क्रियाशील नहीं है, यह क्रिया नहीं करता है, अक्रियाशील हो जाता है, यानी कि ये स्टेबल रहता है, स्थिर होता है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? नियम याद रखिएगा। अब इसे मिटाता हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेशियम का। अब देखिए हम लोग किसका देखेंगे? पोटेशियम का। पोटेशियम यानी कि के, परमाणु संख्या 19,
है ना। परमाणु संख्या 19, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 या प्रोटॉन की संख्या 19। ठीक है, एक होता है हमारा नाभिक, इसके चार तरफ घूमता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने अपने कक्षा में घूमता रहता है ना। तो देखिए हम लोग 2n² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल चुके हैं। 2n² से हम लोग कि पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे वितरित कर दिया। अभी कितना बचा, 19 में से 10 गया तो 9 बचा, है ना। क्या बचा, 9 है कि नहीं। 2 8 10, 19 में से 10 गया, 9 बच गया। अब हमें जैसे कि मालूम है कि हम लोग तीसरे वाले में कितना भर सकते हैं, 18 तक भर सकते हैं। कितना तक, 18 तक। तो अगर हम लोग यहाँ 9 भर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग, मैंने बताया कि किसी भी परमाणु का अगर अंतिम ऊर्जा स्तर आ जाएगा तो उसमें सबसे अधिक 8 रखेंगे, 8 से अधिक नहीं रख सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये क्या करेगा, इसमें हम लोग, ये अष्टक हो गया ना, अंतिम आ रहा है, तो इसमें 8 ही रख सकते हैं। अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको हम लोग दूसरे कक्ष में ला दिए, दूसरे ऊर्जा स्तर में ला दिए, और वो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किसमें, ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा हो गया, है ना। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। वाह, इतना ज्यादा। उससे अच्छा है कि ये एक दे देगा दूसरे किसी को, एक दूसरे किसी को दे देगा। तो इसका क्या हुआ, देखो K में हमारा 2, L में हमारा 8, M में भी हमारा 8, हाँ, N में हमारा 1, और जिसकी वजह से इसको 7 लेना नहीं है, एक दे देना है। अगर कोई किसी भी परमाणु में अंतिम में 3 रहता है तो वो 3 तक त्याग सकते हैं। अगर वही 5 6 7 हो जाता है तो वो त्यागेंगे नहीं, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे एक ये क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता क्या हो रही है, 1 हो जा रही है, 1 हो जा रही है। अगर 1 2 3 रहता है तो वो 1 2 3 सेम हमारा संयोजकता। लेकिन अगर वही 4 5 6 होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 8 से जितना इलेक्ट्रॉन है घटाएंगे और जितनी आवश्यकता होगी वो लेंगे। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन में 6 था तो हम लोग 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो 2 क्या हो गया, संयोजकता हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे, बोर का परमाणु मॉडल, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन जो है उस परमाणु में वितरित रहता है, किस तरह हमारा अरेंजमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब का हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। कैसे परमाणु आवेशहीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होता है। कैसे, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का आवेश, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, हाँ? और वो बराबर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा परमाणु न्यूट्रल